मुद्रा दीजिए, फॉरेन करेंसी। सपोज सरकार ने बोला कि हमको 200 करोड़ रुपया छापना है, 200 करोड़ रुपया छापना है, ठीक है। इस कंडीशन में यदि आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो 200 करोड़ रुपया बिना किसी हिचक से मैं छाप दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपने नहीं बढ़ाया तो कम से कम आपको 115 करोड़ का गोल्ड देना पड़ेगा और 85 करोड़ का आपको फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी, तब जाके हम 200 करोड़ रुपया छापेंगे। मतलब उतना छापने के लिए पहले कुछ रखना पड़ेगा, पहले आप कुछ दीजिए तब हम छापेंगे। हाँ, उतने वैल्यू का हमको रखने दीजिए, हम रखेंगे फिर हम छापेंगे। या फिर प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए तो हम छाप देंगे, उससे क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी, कुछ अर्थव्यवस्था मतलब कमजोर ना हो। हाँ, और इसका आरबीआई का मेन काम यही है, अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल करना, ठीक है। मिटा दो। अभी एक टॉपिक बच गया है, विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्या होता है? विमुद्रीकरण अभी भी हुआ था भाई, नोटबंदी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, ठीक है। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण। मुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्यों किया जाता है? यदि कोई पैसा ऐसा पैसा है जो कि मार्केट से हट के कहीं काला धन बन गया, या लोग लॉकर में रख लिया, अपने घर में रख लिया, जमीन में गाड़ दिया, मतलब मार्केट में जो शो नहीं कर रहे हैं पैसा, उस पैसा को निष्क्रिय किया जाता है ऊपर लाने के लिए, ठीक है। उसके कारण ये क्या है, जो आरबीआई का एक्ट है, आरबीआई एक्ट कौन सा है? 1934 के सेक्शन 26 में ये क्वेश्चन आता है, ग्रुप बी में, ग्रुप बी वाला बीपीएससी नोटिबंधन किया गया तो किसके तहत किया गया, तो क्वेश्चन आता है आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 26। ये तो सबको पता रहता है, सेक्शन सबको नहीं पता रहता है, तो याद रखना सेक्शन 26। इसके तहत अभी तक 3 बार हुआ है। एक बार हुआ था 1946 को, एक बार हुआ 1978 को, और एक हुआ है 8 नवंबर 2016 को। इसमें क्या हुआ था, 500 और 1000 रुपया का नोट 12 बजे रात से बंद कर दिया गया था, बेवैल्यू कर दिया गया था। 46, 78 और 8 नवंबर 2016। 46 में क्या हुआ था? 46 में जो कुछ करेंसी था, जो पहले चलता था ना, रुपया जो पहले चलता था उसको बंद किया। 48 में भी उसी टाइप का रुपया था, अंग्रेज जमाना का किया हुआ था, उसको बंद किया, ठीक है। उसके बाद अभी जो किया 1000 2000 का, हाँ 78 का है। 78 में क्या किया था? सर 49, 66, 91 में क्या हुआ था? 49 में क्या है? 3 बार जो रुपया का अवमूल्यन किया, विमुद्रीकरण दोनों अलग है। नोटबंदी अमेरिका में मतलब वैल्यू कम करना, 49, 66, 91 भी वैल्यू करना उसको, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। 46 अवमूल्यन में सर क्या होता है? नोट का वैल्यू घट जाता है, पैसे का वैल्यू कम कर देना। जैसे भी चाइना ने क्या किया, अवमूल्यन कर दिया अपने अकाउंट का, डॉलर का पैसा बढ़ गया, तो अपने पैसे का खुद का वैल्यू कम कर देना, वो मार्केट बढ़ाने का एक तरीका होता है। इसके तहत अपना वैल्यू कम कर दो ताकि बाहर से पैसे ज्यादा आए। तो सर इसमें दोनों में क्या हुआ था सर? विदेश में जैसे हो गया था, विदेश बैंक में अगर रुपया रखा हुआ तो वही आ जाएगा, तब विदेश में जब ये जो विदेश में कभी भी रुपया जमा नहीं होता है दोस्त, विदेश में डॉलर जमा है ना, उसमें वहाँ भी कैश जमा नहीं होता है, डॉलर जमा, इंटरनेशनल मार्केट का जो रुपया वो जमा होता है, डॉलर जमा होता है, कन्वर्ट हो जाएगा अपना। ठीक, ये रुपया कहीं जमा नहीं होता, सिर्फ इंडिया में ही चलता है। जैसे हम ये अपने अपने देश की करेंसी। स्विस बैंक में भी डॉलर रखाता है, ना कि ये रखाता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे क्या विदेश में भी रुपया जो फंसा हुआ हाँ, उसको अभी डॉलर बोलेगा तो रुपया उसे बोलता है ना 20 लाख करोड़ रुपया आएगा, तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करके, डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करके बोलता है। मान ले काला धन लाएंगे, यदि 1 रुपया बोला तो इसका मतलब वो 75, $1 बोलेगा, उसकी जगह वो 75 रुपया बोलेगा, मैं 75 रुपया वापस लाऊंगा। यहाँ बोलने के लिए रुपया हाँ, जब वहाँ जाएगा तो डॉलर बोलेगा। वहाँ अपना भाषण डॉलर का,
ठीक है। सर किसके समय काल में, मतलब 1946 में किसके समय काल 1940 में तो अंग्रेज जी था, इसमें रुपया 78 में सर 70 में मोरारी देसाई की सरकार थी, हमारी दस्तावेज। और इस समय तुमको पता ही है मोरारजी देसाई भी चल मोरारी देसाई खुद ही फाइनेंस मिनिस्टर भी था उस समय। ठीक है, मिटा दो। बीजेपी जनता दल का था वो। कौन? जनता दल। कांग्रेस से ये अलग हुआ 69 में। वो जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। पूरा रहे भी कहाँ कार्य करे। वही जनता दल से बना भारतीय जनता दल ना। नहीं नहीं, जनसंघ से बना भारतीय जनता दल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कहानी, वो भी अलग कहानी, जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। चलो, अभी क्या बच गया आरबीआई में? सर वही शेयर बाजार। शेयर बाजार आरबीआई तो बनाऊंगा सब। कितना टाइम हुआ? सर 8 बजा है। मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेटेड मनी। सर्कुलेटेड विस्तारित जो फैल रहा है ना मतलब मार्केट में कितना सर्कुलेट हो रहा है, इसका सिंपल गवर्नमेंट। और ये क्वेश्चन भी आता है भाई, ध्यान रखना कि क्वेश्चन लिखा रहेगा M1, M2, M3, M4 और M0। इसका मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है, लोग तुक्का मार के आ जाता है क्योंकि उसको पता नहीं रहता है। M1 का मतलब होता है जनता के पास पैसा। जनता के पास जो पैसा है प्लस जनता के पास जो पैसा है प्लस बैंकों में जो डीडी है, डीडी 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 बैंकों में डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट, डिमांड ड्राफ्ट नहीं, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? ये वो पैसा होता है जिसके लिए आपको बैंक को 7 दिन पहले बताने की जरूरत नहीं है कि हमको इतना पैसा चाहिए, तुम जाओ उतना पैसा तुमको मिल जाएगा, मतलब बैंक के पास अवेलेबल रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं M1। इसको एक दूसरा नाम से भी पुकारते हैं, उसको बोलते हैं नैरो मनी, संकीर्ण मुद्रा। कभी कोई पूछता है नैरो मनी किसे बोलते हैं, उसमें सब कुछ ऑप्शन दे देगा, M1, M2, M3, M4, M5, M0। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नैरो मनी किसको बोलते हैं? M1 को। M1 क्या होता है? जो जनता के पास पैसा है और बैंकों में डीडी के रूप में है, डीडी है। M2 बोलते हैं M1 प्लस डाकघर में जो डीडी है, डाकघर में डीडी, मतलब जैसे सर चेक बुक जो डिमांड डिपॉजिट। चेक देता है रुपया, डिमांड डिपॉजिट मतलब होता है ये वो डिपॉजिट है जो कि तुमको बैंक को पहले से इंटीमेट देने की जरूरत नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए, बैंक में पैसा अवेलेबल रहता है, तुम जाओ उतना पैसा तुमको मिल जाएगा। ऐसे सर कैसे दे देगा बैंक? जैसे वहाँ पे कुछ अगर रखेगा प्रूफ के रूप में तभी ना। अरे तुम्हारा पैसा है, मान लो तुम्हारे अकाउंट में पैसा है, तुम चेक लेके गया, हाँ, चेक ये रहा 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपये कमीशन दे देगा। बोले सर चेक देगा तब ना। हाँ, चेक दो या फिर और जो भी वहाँ फैसिलिटी है, अकाउंट पर डिपेंड करता हाँ है। अकाउंट पे डिपेंड करता है, मतलब अकाउंट का पैसा है या फिर इसको बोलता है बैंक में जो पैसा अवेलेबल है, जब ये भी बोल ले सकते। सकता जब मर्जी है चेक लेके जाओ, सेम टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ये है डाकघर में डीडी। ठीक है, तीसरा जो है वो M1 प्लस बैंकों में जमा राशि, बैंकों में जमा राशि। और M4 जो है वो M3 प्लस डाकघरों में जमा राशि, जमा राशि। इसको बोला जाता है ब्रॉड मनी। क्या बोलते हैं इसको? ब्रॉड ब्रॉड मनी। कभी कोई पूछता ब्रॉड मनी किसे कहा है, जैसे नैरो मनी पूछा तो ब्रॉड मनी भी पूछेगा। M4 को बोलते हैं ब्रॉड मनी, M1 को बोलते हैं नैरो मनी। और M2 नहीं है। उसके बाद ये दोनों का कुछ नहीं है। ये जो M4 क्या होता है, M0 क्या होता है? जनता के पास पैसा, जनता के पास पैसा प्लस सरकार के पास पैसा, सरकार के पास प्लस आरबीआई के पास पैसा, आरबीआई के पास। ये तीनों मिला के जो पैसा होता है उसको बोलते हैं M0 या फिर क्या बोलते हैं इसको, पावर
सुपर पावर मनी, सब मनी का टाइप हुआ सर। सुपर पावर मनी। ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैंने इसे बताया, पूछेगा नैरो मनी क्या है, इनमें से कौन सा है। M1 M2 में 4 ऑप्शन रहेगा, तुम्हें पता रहना चाहिए कि M1 है। ब्रॉड मनी कौन सा है और सुपर पावर मनी कौन सा है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, M1 क्या होता है, ये 5 ऑप्शन रहेगा। M2 क्या होता है, ये 5 ऑप्शन रहेगा। M3 क्या होता है, ये 5 ऑप्शन रहेगा। M4 या फिर M0 क्या होता है, ये 5 ऑप्शन रहेगा। इसमें एक चीज और है जो कि एग्जाम पूछता है, इसकी जो तरलता है ना, तरलता क्या होता है, मार्केट में जो आराम से लिक्विडिटी जो है आराम से यूज कर रहे, जैसे इसकी सबसे ज्यादा होती है। कहने का मतलब है तुम्हारे पास पैसा है तो कोई भी आदमी तुमसे ले लेगा ना, पैसा है, ये भी कैश है, ये भी कैश है, सेम टाइम इसकी तरलता ज्यादा है। यदि तुम्हारे डाकघर में पैसा है तो फिर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तुम डाकघर का चेक लेके किसी दुकानदार को देगा, वो तुम्हें सामान नहीं देगा। इसकी सबसे ज्यादा तरलता इसकी है, सबसे कम तरलता जो है वो M4 की है। क्यों? क्योंकि डाकघर के पास ज्यादा पैसा होता ही नहीं, जमा पैसा सारा सरकार के पास होता है। जब तुम यहाँ से पूरा पैसा निकालना चाहो तो तुमको 7 दिन पहले बताना पड़ेगा कि हमको इतना पैसा है, हमें पूरा निकालना है, तब 7 दिन का टाइम लेगा, फिर वो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, फिर तुम अपने अकाउंट से ले सकते हैं। तो पूछेगा सबसे ज्यादा तरलता किसकी होती है, तो ये सारा ऑप्शन रहेगा, तो पता होना चाहिए M1 की सबसे ज्यादा है। यदि M1 ऑप्शन नहीं है तो M2, M2 नहीं है तो M3, M3 नहीं है तो M4, लेकिन होता है इसी टाइप का। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं और बार बार आते हैं। M1, M2, M3, M4, M0 लोगों को पता ही नहीं होता क्या है, सब मनी मनी समझ के तुक्का मार के आ जाता है। समझ गया, इससे पता चल गया कि हमारा मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है। ओवरऑल जानने के लिए जनता के पास जो पैसा है, सरकार के पास जो पैसा है और RBI के पास जो पैसा है, वो पैसा भी सर्कुलेट हो रहा है, बाकी पैसा मार्केट से गायब है। मिटा दूं? क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है क्लियर, साफ साफ नहीं लिखा पाता। लिखता तो साफ ही हूँ बट बोर्ड खराब है। वो भी कुछ सारा कल उधर करना प्रोग्राम लाइट वाला, ठीक है। लाइन तो आगे करता है, खाली तार हाँ जो भी है यही रहता है ना। वहाँ और अच्छा ठीक है। LF क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड नहीं, फैसिलिटी, सॉरी फैसिलिटी। ये कैसे होता है, LF का एडजस्टमेंट ऐसे होता है, क्या होता है ये क्या होता है, 2000 में इसकी स्थापना, इसको जोड़ा गया और उस समय इसका आधार था वो दैनिक आधार पे था। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि पैसा जब मैक्सिमम 48 घंटा के लिए लेन देन कर सकते हैं, पता था ना, मिनिमम 48 घंटा, ये है 24 घंटा, मतलब रोज का। यदि बैंक के पास पैसा कम हो गया तो बैंक दूसरा फाइनेंशियल अथॉरिटी या फिर RBI से पैसा लेगी, ठीक है। और यदि RBI का पैसा कम हो गया तो वो बैंक से पैसा लेगी एक दिन के लिए, उसी दिन के लिए, रोज, ये काम रोज होता है। और इसका दूसरा तरीका, यदि बैंक के पास पैसा ज्यादा हो गया तो वो RBI को दे देगी, वो भी एक दिन के लिए, एक दिन के लिए। उसका सर कुछ तो ब्याज लगा हुआ है। 1 मिनट आगे भी देखते हैं। ये 2000 था, 2004 में इसको थोड़ा सा संशोधित किया गया, ठीक है। 2004 में क्या किया, जो पैसा बैंक देगी, किसको देगी, बैंक देगी RBI को, तो उसको ब्याज मिलेगा और RRR के तहत मिलेगा, भले वो एक दिन का ही ब्याज हो, ठीक है। और जो पैसा RBI देगी बैंक को, वो रेपो रेट का रेट लेगी और इसके तहत वो जमा करेगी और इसके तहत ही उसे वापस लेगी, और इसका जो रेट है उस रेट पे इसको पैसा दिया जाएगा। यह रोज का दैनिक आधार पे, जिसके पास पैसा कम हो जाएगा
वो उससे लेगा। सपोज को लोन लेने के लिए आ गया 5 लाख करोड़, बैंक को इतना पैसा नहीं है, सेम टाइम आरबीआई को बोलेगा भाई मेरा इतना पैसा कम हो रहा है, इतना मुझे दो। वो सेम टाइम डबल आर के तहत पैसा उसको भेज देगा, लेकिन उसका वैलिडिटी 1 दिन का ही होगा। नॉर्मल तरीका से जाएंगे लोन लेने के लिए, उसका वैलिडिटी हो जाएगा 2 वीक। लेकिन एलएफ के थ्रू यदि हम लोन लेते हैं तो हमें सिर्फ 24 घंटे का, 24 और 1 दिन का। ठीक है। एक फिर रिटर्न कैसे करते हैं? रिटर्न करने का बहुत तरीका है। SLR के रूप में उसको जमा कर दो, कैश दे दो, कहीं से आ जाए, या फिर उसको कन्वर्ट करवा लो। बैंक वालों को पैसा तो आता जाता रहता है, ऐसा थोड़ा है कि ये ले लिया बढ़िया टाइप का, दुकान नहीं चला तो बंद हो गया, उसका तो चलता ही रहता है। ठीक है। तो यही है एलएफ, बस इतनी सी कहानी है। इसमें पूछता है 2000 में कैसे होता था दैनिक आधार पे, और 2004 में इसको ये कर दिया, फिक्स कर दिया कि RRR और RR के तहत आपको 1 दिन के लिए भी आप लोन ले सकते हो। एलएफ के तहत संशोधित किया गया 2004 में, और 2000 इसका 2 बार हुआ है। इस तरह से लगभग हो गया खत्म। यदि क्वेश्चन पूछता है, हम 2 चीज और बताए थे, ये बैंकों का बैंक है तो पता ही चल गया किस तरह से बैंकों का बैंक है, इसके तहत भी हो गया। बाकी जितना पैसा उसको देता है। बैंकों का बैंक कहने का 2-3 पॉइंट और तुम ऐड कर सकता है। जैसे उसकी बैंकों की अंतिम स्रोत है, वहां से कर्ज लेना। दूसरा, आरबीआई उसको कंट्रोल करती है, मौद्रिक नीति उस पर लागू करती है। तीसरा, नया बैंक को यदि लाना है तो भी आरबीआई का काम है, और बैंक को खत्म करना है तो भी आरबीआई का काम है। अभी तीसरा पॉइंट था हमारा सरकार का बैंक। एक तो बैंकों का बैंक था, दूसरा सरकार का बैंक। सरकार का बैंक कैसे है? जितना भी काम सरकार करती है विदेश के साथ, गया 500 करोड़ का डील करके आ गया, डील करेगी सरकार, लेकिन प्रोसेस पूरा करेगी आरबीआई। समझ में? तो जैसे IMF से लोन लिया जाता है तो गवर्नमेंट लेती है या गवर्नमेंट डील करेगी, पैसा लेगी आरबीआई, मतलब वो डील कर चलेंगे यहाँ वो डील करके चल आएगा। पूरा प्रोसेस जो है वो आरबीआई करेगी, उसको पैसा भी आरबीआई भरेगी। जो मैंने विदेशी फंड बनाया था ना, उससे नॉट ओनली हमारा सामान ही आता है बल्कि ऋण भी जाता है। किसी का यदि हमारे पास उधारी है तो उसका पैसा भी हम विदेशी मुद्रा के थ्रू उसको भेजते हैं। समझ गए? इस तरह से लगभग आरबीआई हो गया खत्म। अभी टाइम क्या हुआ है? थोड़ा सा 36। चलो 10 मिनट बैंकिंग सिस्टम शुरू करते हैं, उसके बाद बाकी कल देखेंगे। बैंकिंग तो सर ठीक है। बैंकिंग सिस्टम मैं सोच रहा था कि वही वाला बोर्ड पे ना क्लियर आएगा, उससे करेंगे। चौक भी खत्म हो गया। पर मैं स्टॉक तो बहुत सा होता है और भाई हो ही था बोल रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है। बैंक होते हैं कितने टाइप के? जो बैंक है 3 टाइप का। कौन कौन होता है? सेंट्रल बैंक, ओके, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक। चलो। एक होता है व्यवसायिक बैंक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कमर्शियल बैंक। एक होता है गैर व्यवसायिक बैंक, जिसको उसने बोला था कॉर्पोरेशन बैंक या फिर कोऑपरेटिव या RRB, रूरल रीजनल बैंक। ठीक है। गैर व्यवसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक जो है सर गैर व्यावसायिक माना जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक। ये हो गया। अब इसके तहत भी 2 बैंक आएंगे। एक आएगा सार्वजनिक, जिसको सरकारी बोलते हैं, और ये हो गया निजी बैंक, मतलब प्राइवेट बैंक। ठीक है। व्यावसायिक में एक सार्वजनिक बैंक होगा, एक प्राइवेट बैंक होगा। इसका जो प्रबंधक होगा या फिर इस पर जिसका हक होगा वो किसका होगा? प्रधानमंत्री। सरकार का। और इसका जो प्रबंधक होगा या फिर इसका हक होगा वो होगा किसी निजी कंपनी का। ठीक है, समझिए। सरकारी, सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, सरकारी बैंक कौन कौन सा है, नहीं। गैर में मेन आता है, क्या होता है? RRB,
रूरल रीजनल बैंक या कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बोलते ना, कॉरपोरेशन बैंक, ये गैर व्यावसायिक में आता है। ठीक है, मेनली ये दो टाइप। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक किसमें आता है? गैर व्यावसायिक जितना भी बिना पैसे का है, जो सिर्फ हेल्प के लिए जा रहा है एक दूसरे को, वो जाएगा हमारा गैर व्यावसायिक बैंक। ठीक है, चलो अभी इसमें थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं। बैंकिंग डेवलपमेंट, बैंक का डेवलप कैसे हुआ इंडिया में? इंडिया का पहला बैंक कौन सा है? हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में ही बना था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान क्या था वो? इंपीरियल बैंक है। सबसे पहले 1881 में एक बैंक था, कमर्शियल भी आया था, अवध कमर्शियल। ये था अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक क्या है सर तब? बैंक बताता हूँ। अवध कमर्शियल बैंक ये भारत का पहला बैंक है जो संयुक्त था, मतलब इसमें सरकार का भी पैसा था और लोगों का भी था, अंग्रेजों का भी था और बिजनेसमैन का भी था। इसके बाद एक और बैंक आया 1894 में, जिसका बहुत फेमस नाम है, वो है पीएनबी। ये ऐसा बैंक था जो पूर्ण रूप से भारतीय पूंजी का था। पंजाब नेशनल बैंक। कभी कभी क्वेश्चन आता है तो लोग यही बोलते हैं पीएनबी सबसे पुराना बैंक है। ठीक है, लेकिन इसमें 100% भारतीय पूंजी के द्वारा रेडी किया गया ये बैंक है। इसके बाद बैंकों की कहानी जब पढ़ेंगे हम आरबीआई का, तब उसके बारे में देखेंगे। फाइनली इतना है। इससे पहले एक चीज और पढ़ा देता हूँ, चलो इसको देख के फिर पढ़ाता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो मेन कहानी हुआ 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण हो गया। 1980 में 6 बैंकों का हो गया। कहानी कब घटी? 1992 में। अरशद मेहता नाम का एक आदमी था, जो आज का जो है, कौन है ये, कौन सा मोदी है? नीरव मोदी और चौकसी, वो था मेहुल चौकसी। उस समय एक बैंक था न्यू इंडिया बैंक, उसका लोन लेके वो भाग गया 92 में। ठीक है, और इसकी यह स्थिति हो गई कि अब ये चल नहीं पाएगा, न्यू इंडिया बैंक। न्यू इंडिया बैंक। तो फिर इसको क्या किया, 93 में इसको पीएनबी के साथ मर्ज कर दिया। इस हिसाब से अभी तक में कितने नेशनलाइजेशन बैंक हुए? 20 कैसे हुआ दोस्त? 22 कैसे हो गया दोस्त? 21 ना, कैसे 21 हुआ? 14-26 और 14-24 दो बैंक में एक बैंक बन गया। 20 न हुआ। 1420 हुआ। ये न्यू इंडिया बैंक इसमें मर्ज था, बीसे इसको बाद में पीएनबी में घुसा दिया न्यू इंडिया बैंक को, तो एक कम होगा ना, तो 19 होगा। जनवरी 2020 से पहले नेशनलाइजेशन बैंक 19 था और अभी 11 है। 11 है। 8 बैंक को मर्ज किया गया। किसको किसको मर्ज किया बाद में देखेंगे। ठीक है, इतना तक बैंक का ही कहानी जान लो। बाकी एक और टॉपिक पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, फिर कल देखेंगे। वो सर बैंक ऑफ हिंदुस्तान क्या था? वही 1770 पहला जो आया था, सबसे पहला देता है 1770 में ही है। 1770 1770 में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसका नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 का था। जी। और सबसे पुराना बैंक उसी का माना है। पुराना बैंक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही है। क्वेश्चन में देता है सबसे पुराना बैंक वही दे देता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ठीक है, देखते हैं उसका क्या हो सकता है सर, सी और डी के लिए। डेवलपिंग के लिए मेन 3 पॉइंट पढ़ना है। पहला, नेशनलाइजेशन बैंक कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, दूसरा एसबीआई, तीसरा आरबीआई नियंत्रित बैंक, जो आरबीआई के तहत काम कर रही है बैंक, उसके बारे में।
नेशनलाइजेशन बैंक का तो कहानी पता चली गया। एक कहानी थोड़ा सा बच गया, ये बच गया कि अभी तक 19 हुए। जनवरी 2020 में बीजेपी गवर्नमेंट ने 11 बैंक को मर्ज किया, उसका डिटेल बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, किस किस बैंक को बंद किया। अभी के डेट में ओनली जो है 11 बैंक है। इसका एक फार्मूला है बैंकिंग का। फार्मूला क्या है? पहले था 19 + 1 + 1 + 1 + 38 + 1। इस जनवरी 2020 से पहले की कहानी। 19 नेशनलाइजेशन बैंक एनबी, ये जो है एसबीआई। एसबीआई अलग क्यों हुआ, जब एसबीआई पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये हो गया तुम्हारा आईडीबीआई, ये अलग क्यों हुआ मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये नबार्ड, ये भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये है तुम्हारा रीजनल बैंक आरआरबी, और ये जो है मुद्रा बैंक। इस तरह से हमारे देश में बैंकिंग का ये सिस्टम है। ये है डाटा जनवरी 2020 से पहले का। जनवरी 2020 के बाद चलेंगे, ये हो जाएगा 11 1 1 1 38 1, यानी 38 आरआरबी होगा ना। रीजनल बैंक। 38 रीजनल बैंक है, जो भी तुम्हारा छोटा बोलता है ना, ग्रामीण बैंक, माइक्रो फाइनेंस, जो भी बैंक है वो टोटल 38 बैंक है। और मुद्रा जो अभी जो रहा है वो बैंक है। बाकी एक जो नबार्ड है, एक आईडीबीआई है, एक एसबीआई है। और 2020 के पहले की बात करोगे, क्या है सर? IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा वाला सर, पीएम मुद्रा जो पढ़ाए थे वो बना। हाँ, ये पीएम मुद्रा वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं, बाद में फिर इसको कल देखेंगे अच्छे से। चौक खत्म हो गया, खत्म हो गया। चौक लो यार, चौक